वेलकम बैक टू जानवीज एमबीए पाठशाला। सो पार्ट 1 में हमने समझा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने ये भी समझा था कि शॉर्ट रन में एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो जीडीपी होता है वो लार्जली डिमांड ड्रिवन होता है। हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन आज हम एक और डीपर और एनालिटिकल सवाल का आंसर देने वाले हैं। एडी कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? ये सिर्फ ग्राफ का शेप नहीं है, ये एक्चुअली बताता है कि पूरी इकोनॉमी रिएक्ट कैसे करती है जब ओवरऑल प्राइस लेवल चेंज होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ हम एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं चेंज कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी का एवरेज प्राइस लेवल चेंज कर रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। और जब ओवरऑल प्राइस लेवल चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ शॉपिंग बिहेवियर पे नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट पड़ता है रियल परचेसिंग पावर पे, लोगों की फिनेंशियल वेल्थ पे, मनी डिमांड पे, इंटरेस्ट रेट्स पे, फर्म्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे और इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पे। एग्जाम्पल 2022 में ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई थी, इंडिया में भी इन्फ्लेशन 7% के अराउंड चली गई थी। आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से होम लोन्स एक्सपेंसिव हो गए, रियल एस्टेट डिमांड स्लो हो गई, कॉर्पोरेट बोरोविंग रिड्यूस हो गया। यानी प्राइस लेवल चेंज इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है और फिर एडी को। इसी तरह जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, रियल इनकम स्टेबलाइज होती है और डिमांड ग्रेजुअली रिकवर होती है। सो एडी कर्व का डाउनवर्ड स्लोप एक सिंपल डिमांड लॉ नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है 3 पावरफुल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म्स: वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट एंड एक्सचेंज रेट इफेक्ट। और अब हम इन तीनों को डेप्थ में समझेंगे थियोरी के साथ, इंडिया के एग्जांपल्स के साथ और ग्लोबल कंटेक्स्ट के साथ। अब हम पहले मैकेनिज्म को समझते हैं, वेल्थ इफेक्ट, जिसे रियल बैलेंस इफेक्ट भी कहते हैं। बेसिक आइडिया सिंपल है लेकिन इसका मैक्रो इम्पैक्ट पावरफुल है। जब ओवरऑल प्राइस लेवल फॉल होता है, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होता है, तब सेम नॉमिनल मनी की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। इसको मैथमेटिकली समझे, रियल मनी बैलेंस इज इक्वल्स टू M by P। अब यहाँ पे M डिनोट करता है नॉमिनल मनी सप्लाई और P डिनोट करता है प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल यानी P कम होता है तो M कांस्टेंट होता है, तो MP इंक्रीज होता है, मतलब लोगों के पास जो पैसा ऑलरेडी है उसकी रियल वैल्यू बढ़ जाती है। इसको और सिंपल एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊं तो मेरे पास आज रात तक 1000 रुपये, और आज रात तक मैं 1000 रुपये से डीमार्ट से ज़्यादा अगर बहुत अच्छी चीज़ें भी मुझे लानी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 चीज़ें ला पा रही हूँ। लेकिन कल हमारी जो मनी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई, वो गिरी, तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब नॉमिनल मनी वैल्यू गिरी। तो अब मैं कल सुबह से वही 1000 रुपये से 12 चीज़ें या 13 चीज़ें खरीद पा रही हूँ। बस यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस लेवल फॉल होता है, रियल वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। यानी पैसा उतना ही है, मेरे हाथ में अभी भी 1000 रुपये ही है, पर 1000 रुपये से मैं एक दिन पहले 10 ही चीज़ें खरीद पा रही थी, वहीं 1000 रुपये से मैं एक दिन बाद 12 या 13 चीज़ें खरीद पा रही हूँ। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अगर मेरे पास 5 लाख की सेविंग है, ठीक है, और इन्फ्लेशन 8% से 4% पे आ गया,
तो मेरी रियल परचेसिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है, चाहे मेरी सैलरी सेम ही क्यों ना हो। मतलब हमारा यहाँ पे जो मनी है ना वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो वैल्यू है चीज़ों की वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई। मतलब सी इनडायरेक्टली कि भाई अब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो गई तो हम लोगों का जो कंज्यूमर को क्या लगेगा कि वो अब हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो इससे क्या होगा, अभी एडी का फॉर्मूला याद करो, C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट। तो जैसे ही हमें लगेगा कि हम अभी हमारे पास ज़्यादा पैसा है, जबकि पैसा सेम ही होगा, तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा कि मैं सिर्फ 10 ही चीज़ें लाऊंगी अच्छी से अच्छी, पर अब मुझे पता है कि मैं 12 अफोर्ड कर पा रही हूँ, 13 अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो मैं 12-13 चीज़ें ही लानी पसंद करूँगी। ठीक है, आगे समझो। अब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्राइस लेवल गिरेगा, मतलब रियल वैल्यू ऑफ कैश और डिपॉजिट बढ़ेगी, सेम ही होगी। मतलब मेरे अकाउंट में, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख के 5 लाख ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 5 लाख से हमारा जो परचेसिंग पावर है, यानी मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद पाऊंगी। अब वो 5 लाख को अगर मैं कार के टर्म में बताऊँ, तो अगर मैं अभी ऑल्टो अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो वहाँ मैं अभी बोल रही हूँ, शायद मैं टाटा नेक्सॉन अफोर्ड कर लूँ। ठीक है, लोग फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे। भाई अभी चीज़ों की कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो रही है, तो मुझे तो लगेगा ना, हाँ मेरे पास मेरे पैसे तो सेफ है। कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा 10 से ज़्यादा, मैं 12-13 चीज़ें तो मैं लूँगी ही, मैं भी लूँगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, नॉर्मल बिहेवियर, हम तो लेंगे। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, पेंशनर्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ पेंशन्स पे होता है, उनका सैलरी नहीं चल रहा, तो उनका पेंशन होता है और वो फिक्स होता है कि भाई पेंशन अगर किसी का फिक्स किया गया 25,000, तो वो 25,000 ही मिलेगा उनको, फिर बोनस ये वो कुछ नहीं मिलता। फिर और किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ऐसा, फिक्स्ड इनकम अर्नर के लिए, कि भाई इनकी इनकम इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इनको बोनस नहीं मिलता, इनको इंसेंटिव नहीं मिलता, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा मिडिल क्लास सेवर्स के लिए। ओके, अब इंडिया का रियल कंटेक्स्ट समझो। 2022 में जब फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन हाई थी, अर्बन हाउस होल्ड्स की रियल इनकम स्क्वीज हो रही थी, यानी कम हो रही थी, रियल इनकम बोल रही हूँ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांड आइटम्स, लाइफस्टाइल गुड्स, ये हमने थोड़ा, भाई हम नहीं लेंगे, हम कम लेंगे तो भी चलेगा। जब इन्फ्लेशन ग्रेजुअली मॉडरेट हुआ, यानी धीरे धीरे कम हुआ, अर्बन डिमांड स्लोली रिकवर हुई। मतलब हमने धीरे धीरे हमारे इन चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ाई, या धीरे धीरे हमने डिमांड करना शुरू किया। यही है वेल्थ इफेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। वेल्थ सिर्फ कैश नहीं होती, इसमें इंक्लूड होता है इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स। अगर इन्फ्लेशन स्टेबल हो और इंटरेस्ट रेट्स लो हो, असेट प्राइसेस राइज करते हैं। जब असेट प्राइसेस राइज करते हैं, लोग रिचर यानी अमीर फील करने लगते हैं, तो उससे क्या करेंगे, हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। जैसे 2008 यूएस हाउसिंग बूम में यही हुआ, होम प्राइसेस बढ़ते गए, लोगों ने होम्स को कोलैटरल बना के बोरोविंग की, कंजम्पशन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हुआ। जब हाउसिंग क्रैश हुआ, वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई और एग्रीगेट डिमांड कोलैप्स हुई। अब ये तो भाई बहुत अच्छी बात हुई कि हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, इसकी कोई लिमिटेशन भी तो होंगी, तो यस, इसका लिमिटेशन भी है। वेल्थ इफेक्ट तब स्ट्रांग होता है जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन स्टेबल हो, सेकेंड, लोग फ्यूचर को अनसर्टेन ना समझे। ये इम्पॉसिबल है कि हम कभी अनसर्टेन ना समझे, हम ये बहुत प्रैक्टिकली समझ के चलते हैं कि भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर किसी को भी, कि रियल एग्जांपल ले तो एलपीजी, हम उसके पीछे भाग रहे हैं ना अभी कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लोग स्टॉक भी कर रहे हैं, कई जगह अपन ने देखा है। तो ये होता है कि भाई फ्यूचर अनसर्टेन है, हम ये सोच के चल रहे हैं। तो इसमें है ना, यही लिमिटेशन है ऐसा समझने का कि फ्यूचर अनसर्टेन नहीं है, मतलब जैसा अभी चल रहा है ना, भविष्य वैसा ही चलेगा, बट ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगा। जापान केस में डिफ्लेशन एक्सपेक्टेड थी, तो
लोग स्पेंडिंग पोस्टपोन करते रहे। सो वेल्थ इफेक्ट साइकोलॉजिकल प्लस फाइनेंशियल दोनों है। अंडरस्टूड? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। ठीक है, अब ये सबसे पावरफुल मैक्रो चैनल है। ये मनी मार्केट के थ्रू काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस लेवल डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करता, इट वर्क्स थ्रू मनी डिमांड। इसका स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल ट्रांसलेशन समझते हैं। प्राइस लेवल गिरा, सेम आउटपुट के लिए लेस नॉमिनल मनी रिक्वायर्ड, मनी डिमांड डिक्रीज, मनी सप्लाई कांस्टेंट है तो मार्केट में एक्सेस मनी आ जाता है। इस एक्सेस को एडजस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट फॉल करता है। इंटरेस्ट रेट अगर गिरा यानी डिक्रीज हुआ तो वहीं सामने इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वहीं सामने इंटरेस्ट सेंसिटिव कंजम्पशन बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। लोअर प्राइसेस मतलब कि भाई चीज़ों की प्राइस ही कम हो गई। जो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट मिलता है, समझ लो भाई कल से अभी 5 का मिल रहा है, तो प्राइस तो कम हुई ना, अभी मेरा तो सेविंग ही होगा। मतलब मैं जो 10 रुपए से एक बिस्किट का पैकेट ले पा रही थी, वही शायद अब मैं 2 लूं, या फिर मेरे को अभी कंजम्पशन नहीं बढ़ाना, मुझे एक ही जरूरत है, तो मेरे 5 रुपए तो बचेंगे ही ना वहीं के वहीं। तो बोरोविंग और स्पेंडिंग दोनों बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी गिरेगा। अब इसको है ना, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों, वाई मनी डिमांड फॉल। मनी डिमांड फंक्शन, ये फंक्शन होता है वाई आई। वाई इनकम को डिनोट करता है, ये पूरी इकोनॉमी में याद रखना, वाई हमेशा इनकम को डिनोट करता है और आई डिनोट करता है इंटरेस्ट रेट को। लेकिन नॉमिनल ट्रांजैक्शन डिमांड प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस लेवल कम हो जाए, सेम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए लेस मनी रिक्वायर्ड होता है, तो एमडी शिफ्ट लेफ्ट करता है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो जो ग्राफ होगा ना, उस पे जो हमारा कर्व होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। ओके, इसको अगर मैं एग्जांपल समझूं, रिवर्स केस एग्जांपल है एक। 2022-23 में आरबीआई ने रेपो रेट 4% से 6.5% तक इंक्रीज किया था। इसका पर्पस था इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब इसमें क्या किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए तो रिजल्ट क्या हुआ, होम लोन्स एक्सपेंसिव हो गए, ईएमआई बर्डन इंक्रीज हुआ, रियल एस्टेट डिमांड स्लो हुआ, कॉर्पोरेट्स बोरोइंग भी रिड्यूस हो गई। ये रिवर्स इंटरेस्ट रेट इफेक्ट था। हाई इन्फ्लेशन, हायर मनी डिमांड, हायर रेट्स, और उससे हो गया एग्रीगेट डिमांड लो। इन्वेस्टमेंट सेंसिटिव, इंटरेस्ट रेट फॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट पे, ऑटोमोबाइल्स पे, कैपिटल गुड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन ये तब काम करेगा जब बैंकिंग सिस्टम हेल्दी हो, कॉन्फिडेंस प्रेजेंट हो। अगर बैंक स्ट्रेस्ड हो, जैसे इंडिया में एनपीए क्राइसिस पीरियड, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, अगर वो ज़्यादा हो तो रेट्स कट का इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है। आगे, अगर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नियर ज़ीरो हो और फिर भी लोग बोरो नहीं करते तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। जापान और 2008 यूएस क्राइसिस में ये सिचुएशन देखी गई। इसी सिचुएशन में एडी कर्व फ्लैटर हो सकता है। इसका सीधा अब क्या समझोगे कि भाई प्राइस लेवल गिरे मतलब एक चीज़ के लिए, कोई भी हम लोगों को कोई भी गुड्स के लिए या सर्विस के लिए अब हमें उतना पैसा रिक्वायर्ड नहीं है, यानी जहाँ 100 रुपये लगेंगे वहाँ 80 लगने लग गए, तो लेस मनी नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन के लिए कम पैसा ज़रूरत पड़ रहा है। तो अब पैसे की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, क्यों भाई, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है जो अब तक 100 रुपये की थी, लेकिन अब मुझे पता चला वो 80 की हो गई, तो मैं तो 80 ही लेके जाऊंगी ना। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी सामने गिरेगा। अब इंटरेस्ट रेट गिरा ना
तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन क्यों बढ़ेगा? नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, अगर 100 का चीज मिल रहा था तो मैं 1 खरीद रही थी, 80 का मिल रहा है तो मैं शायद 2 खरीदने की ताकत भी कर लूंगी। समझे? अब तीसरे मैकेनिज्म पे चलते हैं, एक्सचेंज रेट इफेक्ट। ये ओपन इकोनॉमी चैनल है, इंडिया जैसे कंट्री में ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसका कोर लॉजिक समझो। डोमेस्टिक प्राइस लेवल अगर गिरा तो इंडियन गुड्स रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा तो नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब नेट एक्सपोर्ट बढ़ा ना तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। क्यों भाई एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगा? अब ये सवाल आएगा। तो आगे याद करो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट ही इंक्रीज कर गया तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगा। अभी यहाँ पे है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये एब्सोल्यूट प्राइस चेंज नहीं है, ये रिलेटिव प्राइस चेंज है। मतलब अगर इंडिया इन्फ्लेशन 4% है और यूएस का इन्फ्लेशन 8% है तो इंडियन गुड्स कंपैरेटिवली चीपर हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। कैसे? अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है तो इंडियन एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं, लेकिन इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ऑयल इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो नेट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इसको एक्सप्लेन करता है मार्शल लर्नर कंडीशन। ट्रेड बैलेंस तब इम्प्रूव होता है जब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा हो। मतलब भाई ऐसा ना हो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस है वो गिर रही है और हमारे जो गुड्स है वो रिलेटिवली चीपर हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन सामने पता चल रहा है कि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है और वो जो हम चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है। अब वो एक्सपेंसिव होगा तो उससे इफेक्ट क्या आएगा कि भाई हमने जो दिया वो तो सस्ते में दे तो दिया, लेकिन हमें सामने जो मिला वो महंगा मिला। तो हो सकता है कि ये डेफिसिट क्रिएट कर दे। तो ऐसा ना हो। मतलब ट्रेड बैलेंस तभी मेंटेन हो सकता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी यानी दोनों का नेट इफेक्ट 1 से ज़्यादा हो। अब 1 समझ तो आएगा, मतलब इलास्टिसिटी 0-1 के बीच में होती है, तो अगर 1 से ज़्यादा हुई तो वो इलास्टिक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर ले तो 2022-23 में स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की वजह से यूएस एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हुए, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ, एडी पे प्रेशर आया। इंडिया केस में रुपी डेप्रिसिएशन ने आईटी एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया, लेकिन ऑयल इंपोर्ट बिल इंक्रीज किया। सो एक्सचेंज रेट इफेक्ट कॉम्प्लेक्स बट पावरफुल तो है। तो कंक्लूड करते हुए एडी डाउनवर्ड स्लोप करता है बिकॉज ऑफ 3 इंटीग्रेटेड मैक्रो चैनल्स, वेल्थ चैनल, मॉनेटरी और इंटरेस्ट रेट चैनल एंड थर्ड एक्सटर्नल और एक्सचेंज रेट चैनल। ये 3 मैकेनिज्म मिलकर बनाते हैं प्राइस लेवल चेंज होने पर पूरी इकोनॉमी का आउटपुट डिमांडेड कैसे एडजस्ट करे होता है। इसीलिए एडी कर्व सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी मार्केट और ग्लोबल ट्रेड का इंटीग्रेशन है। सो आई होप आज जो भी करवाया वो इतना आपको समझ आया हो। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। टिल दैट टाइम बाय एंड कीप स्टडिंग।